हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 9th साइंस के एग्ज़ाम 2023 के लिए जो है यहाँ पर हम साइंस का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। तो देखिए, पार्ट 2 में हम जो है यहाँ पर पार्ट 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि ऊतक क्या है। तो इसका आंसर होगा, देखिए ऊतक क्या होता है कि कोशिकाओं का वह समूह जो संरचना में समान होती है और किसी कार्य को एक साथ मिलकर संपन्न करती है, क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। जैसे रक्त है, फ्लोएम, पेशी आदि क्या है? ऊतक के उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अस्थि व उपास्थि में अंतर बताइए। तो देखिए, अस्थि और उपास्थि में क्या अंतर होता है? इधर हमने लिखा है अस्थि और इधर लिखा है उपास्थि। तो देखिए, अस्थि क्या होती है? यह ठोस पदार्थ से बना है, जबकि उपास्थि क्या होती है? यह अर्ध ठोस व लचीले पदार्थ से बना है। इसके बाद देखिए, इधर अंतः कोशिकीय स्थान में कैल्शियम व फास्फोरस के लवण भरे होते हैं, और उपास्थि में क्या होता है कि इसमें अंतः कोशिकीय स्थान से प्रोटीन व शर्करा होते हैं। अस्थि में इनके बीच में अस्थि मज्जा पाई जाती है और उपास्थि में अस्थि मज्जा नहीं पाई जाती है। तो ये था अस्थि व उपास्थि में अंतर। इसके बाद देखिए, आपसे एक क्वेश्चन और ये पूछा जाता है कि 3 प्रकार की जो पेशियां होती हैं उनमें जो है अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी यानी कि कार्डियक मसल्स। तो इनमें अंतर कैसे करेंगे? देखिए, रेखित पेशी क्या होती है? ये पेशी अस्थि में जुड़ी होती है, वह गति में सहायता करती है। जबकि अरेखित पेशी क्या होती है? ये आमाशय से, छोटी आंत, मूत्राशय, फेफड़ों की श्वसनी में पाई जाती है। और हृदय पेशी क्या होती है कि ये हृदय में पाई जाती है, क्योंकि नाम भी इसका हृदय पेशी है। तो ये कहाँ पाई जाती है? हृदय में पाई जाती है। दूसरी बात इसकी देखिए, ये लंबी बेलनाकार तथा असाकित होती है, और अरेखित में क्या होती है? लंबी और शंक्वाकार सिरों वाली ये होती हैं। जबकि हृदय पेशी क्या होती है? बेलनाकार व साकित होती है, यानी कि इसमें शाखाएं भी पाई जाती हैं। इसके बाद देखिए, रेखित पेशी में क्या होगा कि पार्श्व में हल्की व गहरी धारियां होती हैं, जबकि अरेखित में क्या होती है? मांसपेशियों में पट्टिकाएं नहीं होती, और इसमें क्या होता है? बिना शंक्वाकार सिरे वाली तथा हल्के जुड़ाव वाली होती है। इसके बाद देखिए, बहुनाभिकीय होती है, और इसमें अरेखित में क्या होगा? एक केंद्रक युक्त होती है, और हृदय पेशी भी एक केंद्रक युक्त होती है। इसके बाद हाथ व पैरों की पेशियां, ये इसके उदाहरण हैं। और इधर हाड़, नाल, हृदय, आँख, फलक, आँख की फलक, फेफड़े, ये इसके उदाहरण हैं। तो ये हो गया रेखित, अरेखित और हृदय पेशी में अंतर। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जाइलम और फ्लोएम के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो देखिए, जाइलम जाइलम की बात करते हैं हम सबसे पहले। तो देखिए, जाइलम के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं? देखिए, जाइलम है, यह 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। पहली है वाहिनिका। तो ये क्या होती है? काष्ठीय कोशिका भित्ति, एकल कोशिकाएं लंबी नली के रूप में वह मृत होती हैं। इसके बाद है वाहिका। तो वाहिका क्या होती है? एक दूसरे से जुड़ी लंबी कोशिकाएं जड़ से जल व खनिज का पौधों के भागों में संवहन करती है। इसके बाद देखिए, जाइलम पेरेन्काइमा, ये क्या करती है? पार्श्वीय संवहन में सहायता और भोजन को इकट्ठा करने का काम करती है। और जाइलम फाइबर ये क्या करता है? पौधों को दृढ़ता प्रदान करना, यानी कि उनको मजबूती, ठोस बनाना। इसके बाद फ्लोएम की बात करते हैं हम। तो फ्लोएम भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो पहला होता है चालनी नलिकाएं। ये क्या होती हैं कि कोशिकाएं नलिकार, लंबी व छिद्रित भित्ति कोशिका द्रव्य चालनी प्लेट के छिद्रों द्वारा अन्य चालनी नलिका कोशिका के संपर्क में होती हैं। और सहचरी कोशिकाएं ये क्या करती हैं? विशेष पेरेन्काइमा कोशिकाएं लंबी, सक्रिय, सघन जीव द्रव्य व बड़े केंद्रक वाली होती हैं। इसके बाद फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये क्या करते हैं? सरल पेरेन्काइमा कोशिकाएं भोजन का संग्रहण एवं धीमी गति से उनका सेवन करते हैं। इसके बाद है फ्लोएम रेशे। तो ये स्क्लेरेन्काइमा के रेशे दृढ़ता प्रदान करते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जीवों के 5 जगत के वर्गीकरण के आधार की व्याख्या कीजिए। यानी कि 5 वर्गीकरण जो हमने किया, 5 जगत में वर्गीकरण, उसका क्या जो है यहाँ पर आधार है। तो देखिए, इसके वर्गीकरण का क्या आधार थे? पहला है
प्रोकैरियोटिक अथवा यूकैरियोटिक कोशिका, दूसरा है एक कोशिकीय जीव अथवा बहुकोशिकीय जीव, और तीसरा था कोशिका में कोशिका भित्ति की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति, और चौथा था पोषण का तरीका, और पांचवा है शारीरिक विकास का स्तर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पादप जगत के जो यहाँ पर मुख्य लक्षण प्रकाश संश्लेषण का होना है, इससे दो उपजगत क्रिप्टोगेमी व फेरेनोगेमी में बांटा गया है। तो यहाँ पर देखिए पादप जगत में आपसे ये पूछा जाता है कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इनको समझाइए। तो ये आपको समझाने हैं, तो सिंपल से यह है, कुछ नहीं है। देखिए सबसे पहले हम थैलोफाइटा की बात करते हैं। थैलोफाइटा वर्ग में क्या होता है कि पौधे का शरीर जड़ तथा पत्ती में विभाजित नहीं होता बल्कि एक थैलस है। इसमें क्या होता है कि पौधा जो है उसमें न जड़ होती है न पत्ती होती है बल्कि एक थैलस है। और इसके बाद देखिए सामान्यतः इन्हें सेवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवाल कहते हैं, जो कि पानी वगैरह में होते हैं, और कोई सवन ऊतक इसमें उपस्थित नहीं होता है और जनन के द्वारा ये पौधे बनते हैं। इसके बाद ब्रायोफाइटा की बात करें तो देखिए ब्रायोफाइटा में क्या होता है कि सरलतम पौधे जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं और कोई सवन ऊतक इसमें भी उपस्थित नहीं होता है, और स्पोर द्वारा इसमें जनन होता है, और भूमि व जल दोनों स्थान पर ये पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें पादपों का एम्फीबिया भी कहते हैं। उदाहरण के लिए हैं फुरेनिया, रिक्सिया और मार्केसिया। तो ये हो गया ब्रायोफाइटा। यहाँ पर देख लो आप, ये फुनेरिया है और ये रिकिया है। इसके बाद देखो टेरिडोफाइटा की बात करते हैं हम। टेरिडोफाइटा में क्या होगा कि पादप का शरीर तना, जड़ें व पत्तियों में विभक्त होता है और सवन तंत्र उपस्थित होता है, और जननांग बहुकोशिक होता है, जैसे मार्सिलिया, फर्न और होर्स्टेल। ये हो गए हमारे। इसके बाद देखिए इसके बाद भी ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से आप क्या समझते हैं? तो देखिए जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होगा और एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होगा। जिम्नोस्पर्म की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, बहुवर्षीय, सदाबहार और काष्ठीय होते हैं, और शरीर जड़ तथा व पत्ती में विभक्त होता है, और समान ऊतक इसमें उपस्थित होता है। नग्न बीज बिना फल व फूल वाले होते हैं, जैसे देवदार है और साइकस है। तो ये हो गया जिम्नोस्पर्म। यहाँ पर आप देख लो, ये देखिए ये पीनस है और ये साइकस है इधर। इसके बाद है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि ये एक बीज पत्ती होते हैं और द्विबीज पत्ती भी होते हैं, और फूल वाले पौधे भी होते हैं। फूल बाद में किसमें, फल में बदल जाता है, और बीज जो है फल के अंदर पाए जाते हैं, और भ्रूण के अंदर पत्तियों जैसे बीजपत्र पाए जाते हैं। जब पौधा जन्म लेता है तो वे हरी हो जाती हैं। इसके बाद देखिए इसके बाद जंतु जगत के जो है यहाँ पर जो आपसे जंतु जगत की ये वर्गीकरण आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आर्थ्रोपोडा। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या मतलब है कि इसमें क्या होगा, जंतु जगत के 80% जीव इस फाइलम से, यानी कि सबसे बड़ा ये जगत होता है कौन सा, आर्थ्रोपोडा। इसके बाद देखिए पैर खंड युक्त व जुड़े हुए होते हैं, और शरीर सिर, वक्ष व उदर में क्या होता है, विभाजित होता है। सिर होगा, वक्ष होगा और उदर होता है। अग्रभाग पर संवेदी स्पर्शक उपस्थित होता है, और बाएं कंकाल काइटिन का पाया जाता है, और खुला परिसंचरण तंत्र इसमें पाया जाता है। उदाहरण के लिए कीड़े हैं, मकड़ी है, बिच्छू है, कॉकरोच है और आदि। तो ये हो गया आर्थ्रोपोडा। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोन और हाउस फ्लाई, यानी कि घरेलू मक्खी। इसके बाद देखिए बात करते हैं हम, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अदिश राशि और सदिश राशि से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए अदिश राशि क्या होती है, यदि किसी भौतिक इकाई का केवल मोल हो और दिशा न हो तब वह भौतिक इकाई अदिश राशि में गिनी जाती है, जैसे चाल है, दूरी है। यानी कि देखो अदिश राशि में क्या होगा कि कोई भी भौतिक इकाई है तो उसमें केवल उसका केवल मोल होगा, उसकी दिशा नहीं पाई जाएगी, तो वह क्या होती है, अदिश राशि होती है। जैसे चाल है और दूरी है, इनकी कोई दिशा नहीं पाई जाती है, केवल परिमाण पाया जाता है। सदिश राशि में देखो इन भौतिक राशियों का मोल एवं दिशा दोनों ही होती हैं, जैसे उदाहरण के लिए वेग है, विस्थापन है। तो ये हो गई सदिश और अदिश राशियां। इसके बाद हम बात करेंगे दूरी और विस्थापन की, किसकी, दूरी तथा विस्थापन की। तो देखिए दूरी किसे कहते हैं हम, वास्तविक पथ जो कि कोई वस्तु अपनी
प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच चलती है का माप उसकी दूरी कहलाती है। भाई क्या होगा कि जहाँ से उसने स्टार्ट करा और अंतिम स्थान तक वो गई, तो वो जो क्या होता है, ये उसकी दूरी कहलाती है। इसके बाद देखिए, दूरी एक अदिश राशि है जिसका केवल मापन होता है, दिशा नहीं होती है। उदाहरण के लिए जैसे मान लो रमेश 65 किलोमीटर की दूरी चलता है और वो किसी भी दिशा में जा सकता है। विस्थापन की बात करते हैं तो विस्थापन क्या होता है, किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी का मापन क्या होता है, विस्थापन होता है। जैसे यहाँ से स्टार्ट करा और यहाँ गया, तो जो न्यूनतम दूरी होगी इसके बीच में वो होती है हमारी विस्थापन। और विस्थापन एक सदिश राशि है जिसका मापन और दिशा दोनों होती है। जैसे उदाहरण, रमेश घंटाघर से 65 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में जाता है। तो यह हो गया हमारा दूरी और विस्थापन। इसके बाद बात करें हम दूरी और विस्थापन में अंतर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जो अभी हमने पढ़ा वही इसमें अंतर में आएगा। देखिए, दूरी क्या होती है, वास्तविक पथ जो कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच चलती है का माप उसकी दूरी कहलाती है। जबकि विस्थापन क्या होता है, विस्थापन की स्थिति की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी का मापन होता है। दूरी क्या होती है, अदिश राशि होती है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि होती है। और दूरी हमेशा धनात्मक होती है और कभी भी जीरो या ऋणात्मक नहीं हो सकती। जबकि विस्थापन यह इकाई धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकती है। इसके बाद देखिए, दूरी में क्या होगा, दूरी किसी रेखीय पथ में विस्थापन के बराबर हो सकती है या इसका मापन विस्थापन के मापन से अधिक हो सकता है। जबकि विस्थापन में क्या होगा, इस इकाई का मापन या तो दूरी के मापन के बराबर होगा या फिर कम होगा। तो ये था दूरी और विस्थापन में अंतर। इसके बाद देखिए, आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एक समान गति और असमान गति से आप क्या समझते हैं, दोनों के ग्राफ बनाइए। तो देखिए, एक समान गति में क्या होता है, यदि कोई वस्तु बराबर दूरी बराबर समय में पूरा करे तो वह एक समान गति से विचरण कर रहा होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि कोई वस्तु है वो जो है बराबर दूरी बराबर समय में पूरा करे तो वह एक समान गति से विचरण कर रहा होता है। इसके बाद देखिए, असमान गति की बात करें तो असमान गति में क्या होगा, यदि कोई अलग अलग दूरी अलग अलग समय में पूरी करे तब वह असमान गति से विचरण कर रही होती है। यदि कोई वस्तु अलग अलग जो है दूरी अलग अलग समय में पूरी करती है। सिंपल सी परिभाषा दोनों की, और ये इन दोनों का ग्राफ बन जाएगा। आप ये ग्राफ बना लेना अगर पूछा जाता है तो। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे कि एक समान वृत्तीय गति से क्या आशय है, या इससे आप क्या समझते हैं, या एक समान वृत्तीय गति के बारे में लिखिए या समझाइए। तो देखिए, ये क्या होती है, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ में एक समान गति से विचरण करती है तो ऐसी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। देखिए, एक समान गति की परिभाषा में बस थोड़ा सा हम क्या जोड़ देंगे, वृत्तीय पथ, यानी कि इस तरह से गोल वृत्त की तरह से जो है ये गति करती है, तो इसको क्या कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। एक समान वृत्तीय गति में चाल में कोई बदलाव नहीं होता है, परंतु वेग में लगातार बदलाव आता रहता है, क्योंकि हर एक यहाँ पर वेग की दिशा में परिवर्तन आता रहता है। इसलिए एक समान वृत्तीय गति में त्वरण पाया जाता है। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की तरह, तो त्वरण पाया जाता है। वेग की दिशा किसी भी वृत्तीय गति में स्पर्श रेखा के समान होती है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी छड़ी से एक दरी या कारपेट को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं, स्पष्ट करें। देखिए, हमें भी पता है, जैसे मान लो हम किसी भी दरी को या किसी भी कारपेट को जो है हम पीटते हैं डंडे से, तो उसके जो धूल के कण होते हैं वो कहाँ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो इसका क्या कारण होता है, देखिए ये क्यों आते हैं कि जब किसी छड़ी से एक दरी या कारपेट को पीटा जाता है तो दरी पर बल लगने के कारण दरी गतिशील हो जाती है, परंतु धूल के कण जड़त्व के गुण के कारण विराम अवस्था में ही रहते हैं और नीचे गिर जाते हैं। देखिए क्या होगा, जैसे मान लो ये दरी है, इसको हमने पीटा, अब पीटने पर देखिए दरी इधर उधर हिलती है, यानी कि इसमें गति आ जाती है, जबकि इसमें जो कण होते हैं वो अपनी जगह पर ही बने रहते हैं। इस वजह से वो धूल मिट्टी के जो कण हैं वो दरी से बाहर आ जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है, इसका क्या कारण है। देखिए, जड़त्व के कारण बस की छत पर रखा हुआ सामान सदैव स्थिर अवस्था में रहना चाहता है,
परंतु जब बस आगे चलती है तो जड़त्व के कारण स्थिर अवस्था में रहने के कारण सामान के पीछे की ओर गिरने की संभावना होती है। इसी प्रकार जब बस रुकती है तो सामान के आगे गिरने की संभावना होती है, अतः बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से बांधा जाता है। इसके बाद देखिए, आपसे बल के बारे में पूछा जा सकता है कि बल के प्रकार लिखिए या बल के प्रकार को स्पष्ट कीजिए। पहला है संतुलित बल, दूसरा है असंतुलित बल। देखिए संतुलित बल क्या होता है? संतुलित बल संतुलित कहे जाते हैं जब वे एक दूसरे को निष्प्रभावी करते हैं और उनका परिणामी जो है बल जीरो होता है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए कि रस्सा कस्सी के खेल में जब दोनों टीमें रस्से को बराबर बल से खींचती हैं तब परिणामी बल क्या होता है? शून्य होता है और दोनों टीमें अपने स्थान पर स्थिर बने रहते हैं। इस दशा में दोनों टीमों द्वारा रस्सी पर लगाया गया बल क्या होगा? संतुलित बल होता है। इसके बाद देखिए, संतुलित बल किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं लाता क्योंकि यह बल समान परिमाण का होता है परंतु विपरीत दिशाओं में होता है। इस वजह से वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। जैसे संतुलित बल किसी भी वस्तु की आकृति और आकार में परिवर्तन कर देता है, जिससे कि मान लो फूले हुए गुब्बारे पर अगर दोनों दिशाओं से बल लगाए तो गुब्बारे की आकृति एवं आकार दोनों में परिवर्तन हो जाता है। तो ये था हमारा संतुलित बल। अब असंतुलित बल की बात करते हैं। तो असंतुलित बल क्या है? जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता है तो उस बल को असंतुलित बल कहा जाता है। जैसे मान लो किसी भी स्थिर वस्तु को गतिशील कर देता है, किसी भी गतिशील वस्तु के वेग को बढ़ा देता है और किसी भी गतिशील वस्तु के वेग को कम कर सकता है और किसी भी गतिशील वस्तु को स्थिर बना सकता है और किसी भी वस्तु की आकृति एवं आकार में परिवर्तन कर देता है। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूटन की गति के नियमों की। तो यहाँ पर देखिए न्यूटन ने जो है 3 गति के नियम दिए थे। पहला हमारा नियम है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। देखिए प्रथम नियम के अनुसार क्या होगा कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या एक समान रेखीय गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर जो है कोई बाएं असंतुलित बल कार्य न करे। जैसे मान लो और व्याख्या करें इसकी, तो अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह वस्तु तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक कोई बाएं बल उसको गति प्रदान नहीं कर देता। इसी प्रकार अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वह तब तक गतिशील रहेगी जब तक कि कोई बाएं बल उसको रोक नहीं देता। इसका मतलब है कि सभी वस्तुएं अपनी विद्यमान अवस्था में किसी परिवर्तन का क्या करती हैं? विरोध करती हैं। किसी भी अवस्था में परिवर्तन से बाएं बल से ही हो सकता है। दैनिक जीवन की बात करें कि जो है न्यूटन का प्रथम नियम दैनिक जीवन में, न्यूटन का गति का प्रथम नियम दैनिक जीवन में कहाँ काम आता है? देखिए एक व्यक्ति अगर बस में खड़ा है और अचानक बस चलने लगे तो वह व्यक्ति पीछे की तरफ गिरेगा क्योंकि बस और वह व्यक्ति दोनों ही किस में है? विराम अवस्था में है। बस के चलने से व्यक्ति के पैर तो गति में आ गए परंतु शरीर का अतिरिक्त भाग क्या है? विराम अवस्था में ही रहता है। इसी कारण व्यक्ति पीछे की तरफ क्या होता है? गिर जाता है। अगर कोई व्यक्ति चलती बस में खड़ा है और अचानक बस रुक जाए तो वह व्यक्ति आगे की तरफ गिरेगा। जब बस चल रही होती है तो क्या होता है? व्यक्ति भी गति में होता है परंतु अचानक ब्रेक लगने से जो है क्या होगा? ब्रेक लगने से ऊपर का शरीर जो है वो आगे की ओर झुक जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम न्यूटन के गति का दूसरा नियम की। तो दूसरा नियम देखिए क्या बोलता है। दूसरा नियम कहता है कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के समय के परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के बल की समानुपाती होती है। इसके बाद तीसरे नियम की बात करें, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो तीसरा नियम क्या कहता है कि किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके बराबर लेकिन विपरीत दिशा में क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। इस प्रकार क्रिया और प्रतिक्रिया के बल परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। जैसे रॉकेट का जो सिद्धांत है, रॉकेट का सिद्धांत न्यूटन के तीसरे जो गति का तीसरा नियम उस पर आधारित है। देखिए वो वाष्प निकालता है, भाप निकालता है, फिर नीचे से उसका प्रेशर मिलता है, यानी कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो ये ध्यान रखना। इसका एक उदाहरण ये भी है, जैसे उदाहरण में सड़क पर चलना, जमीन पर व्यक्ति का चलना, ये क्या होता है? तीसरा नियम यहाँ पर लागू होता है। नाव खेलना, देखिए नाव को हम क्या करते हैं? इधर उसको चलाते हैं तो नाव आगे चलती है हमारी। इसके बाद देखिए नाव से उतरने पर नाव पीछे चली जाती है। और बंदूक का प्रतिक्षेप करना, ये सारे उदाहरण जो है किसके हैं? न्यूटन की गति के तीसरे नियम के।
इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो देखिए संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है कि यदि किसी समूह में वस्तु में एक दूसरे पर बल लगा रही हैं, अर्थात पारस्परिक क्रिया कर रही हैं, तो पारस्परिक क्रिया से पहले और पारस्परिक क्रिया के पहले और पारस्परिक क्रिया के बाद उनका कुल संवेग जो है संरक्षित रहता है, जबकि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। तो ये हो गया संवेग संरक्षण का नियम। इसके बाद देखिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम भी एक इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए। तो ये क्या होता है, देखिए न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दो पिंडों का द्रव्यमान m1 और m2 हो और उनके बीच की दूरी क्या हो, d हो, तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, F समानुपाती m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर, या F बराबर g m1 m2 बटे डी स्क्वायर। देखिए यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि यदि दो पिंडों का द्रव्यमान m1 और m2 हो और उनके बीच की दूरी d हो, तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो ये आपसे जो है MCQ क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आपको ये फॉर्मूला भी याद करना है। यानी कि क्या होगा, उनके जो है बल लग रहा है वो किसके दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये था किसका, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम और गुरुत्वाकर्षण के नियम में संबंध स्थापित कीजिए या सिद्ध कीजिए कि m बराबर ए बराबर m इंटू ए होता है। तो देखिए हमें पता है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है कि किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। और गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है कि हर एक वस्तु इस ब्रह्मांड में हर दूसरी वस्तु को आकर्षित करते हैं। स्वतंत्र रूप से गिरा पत्थर और धरती एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अतः पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। लेकिन न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार पत्थर द्वारा भी पृथ्वी को अपनी ओर खींचना चाहिए और वास्तव में पत्थर भी पृथ्वी को अपनी तरफ खींचता है, अर्थात F बराबर m इंटू ए होता है। देखिए पत्थर का द्रव्यमान कम होने के कारण उसके वेग में त्वरण 9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक होने के कारण उसका त्वरण 1.65 इंटू 10 की पावर माइनस 24 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो इतना कम होता है कि अनुभवी नहीं हो सकता। तो ये है इनमें संबंध। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं द्रव्यमान और भार की, कि द्रव्यमान और भार क्या है। तो देखिए द्रव्यमान क्या है, किसी वस्तु में निहित पदार्थ का परिमाण द्रव्यमान कहलाता है, या किसी वस्तु के जड़त्व की माप क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। यह एक अदिश राशि है, इसका सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, और ऐसा ही मात्रक किलोग्राम है जिसे केजी से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए किसी वस्तु का द्रव्यमान सर्वत्र समान रहता है और द्रव्यमान को m से दर्शाया जाता है। इसके बाद भार की बात करते हैं। तो भार क्या है, किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। तो हम जानते हैं कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण गुरुत्वीय त्वरण g है, तो F बराबर m इंटू जी। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है वो भी आपसे पूछा जाता है। तो देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्णतः या अंशतः डुबोया जाता है, तब वस्तु ऊपर की तरफ लगने वाले एक बल का अनुभव करती है। यह बल वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। और आर्किमिडीज सिद्धांत के क्या उपयोग है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए यह पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में उपयोगी है। यह जलयानों और पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में प्रयोग किया जाता है। और दुग्धमापी और हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित हैं। इसी कारण से लोहे एवं स्टील का बना एक जलयान इतना बड़ा होते हुए भी जल पर तैरता है, लेकिन एक छोटी सी पिन भी क्या होती है, जल में डूब जाती है। तो यहाँ पर आर्किमिडीज का सिद्धांत काम करता है। इसके बाद देखिए प्रणोद तथा दाब, ये भी आपसे पूछी जाती है परिभाषा है। तो देखिए प्रणोद क्या होता है कि किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल प्रणोद कहलाता है।
किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रणोद कहलाता है। और दाब की बात करें तो दाब क्या होता है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद दाब कहलाता है। यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद क्या कहलाएगा? दाब कहलाएगा। और दाब का मात्रक की बात करें तो देखिए, बल का मात्रक न्यूटन व क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो दाब का एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब का एसआई मात्रक यहाँ पर देखिए पास्कल है और यह पीएस से प्रदर्शित किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे जो है पार्ट 6 से लेकर 10 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पर देखिए हमने ये केवल बड़े वाले क्वेश्चन ही लिए हैं। इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन हम अलग से आपको करवाएंगे। और इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पर हमसे रह जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो हम उसको सारे जो है 1 से लेकर 15-16 जो भी तुम्हारे आपके पार्ट हैं उन सभी का जो है हम अलग से एक वीडियो करवा देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।